गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने पहले दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में हमने बात की थी, जिसके अंदर व्यंजक चूर्ण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है। इनका जो निर्माण है और निर्माण गुण और उपयोगों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज इसके बाद में हम बात करते हैं धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा यानी Na2CO3 10H2। देखिए, इसका जो निर्माण है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हमने पहले खाने का सोडा यानी NaCO3 को यानी था को गर्म करके यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को NaCO3 को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। और इसका ये प्राप्त होने के बाद में इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे। क्रिस्टलीकरण करना होता है, इसमें जल डालते हैं, जल योजित या जिसके अंदर हमने क्रिस्टल का जल देखा था उसके अंदर तो जल समाहित करते हैं। करने पर Na2CO3 10H2 का निर्माण होता है। तो देखिए, ये 2NaHCO3 ये खाने का सोडा है और इसको हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद में ये इसके अंदर से जो गर्म करते हैं और तो Na2CO3 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने जल मिलाया यानी क्रिस्टलीकरण करवाया। क्रिस्टलीकरण करवाने के बाद में इसमें जल समाहित हो जाता है जो कि दावन सोडे या कपड़े धोने का सोडे का निर्माण होता है। तो कपड़े धोने का सोडे का सूत्र Na2CO3.10H2। अगर क्रिस्टलन जल किरणों की संख्या पूछे तो इसके अंदर 10 होती है। इसके बाद में दावन सोडे के गुण, दावन सोडे के गुणों के अंदर हम बात करते हैं। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये श्वेत रंग का चिकनी पदार्थ है। इसको गर्म करने पर सोडा एस का निर्माण होता है। इसको जब गर्म किया जाता है तो सोडा एस का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे इसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में सोडा एस का निर्माण होता है। यानी कहने का तात्पर्य जब इसको गर्म किया जाएगा 373 केल्विन पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये इसके अंदर से जो जल के अणु हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और सोडा एस का निर्माण होता है या हो जाता है। तो देखिए Na2CO3 10H2 और इसको हमने 373 केल्विन पर इसको गर्म किया या इससे अधिक ताप पर गर्म किया और गर्म करने के बाद में ये Na2CO3 और प्लस 10H2 जो 10 जल के अणु इसमें समाहित थे वो 10 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। और ये जो इसके अंदर सारे के सारे जो जल बाहर निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं निकलने के बाद में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं सोडा एस कहा जाता है। तो सोडा एस का सूत्र पूछा जा सकता है कि सोडा एस का सूत्र बताइए, तो आपको बताना है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो उपयोग है वो उपयोगों के बारे में बात करते हैं। तो उपयोग देखिए, इसका जो निर्माण है, इसका जो उपयोग है वो है कपड़े धोने में। ऊपर लिखा हुआ है कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है, धोने में। इसके बाद में हम बात करते हैं कपड़े धोने के साथ साथ ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कांच व बोरेक्स उद्योग बोरेक्स निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका उपयोग है औद्योगिक क्षेत्र में और प्रयोगशाला में किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में और लास्ट में हम देखते हैं प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है।
तो ये था अपना जो क्या बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। देखिए दोबारा से, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2, इसके बारे में हमने बताया था। तो ये कपड़े धोने का सोडा है। जब इसको सोडे इसका निर्माण कैसे किया जाता है, Na2CO3.10H2, यानी इसको 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो सोडा गैस का निर्माण होता है। इसके अंदर जो जल समाहित है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो इसका जो उपयोग है कपड़े धोने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग पाउडर बनाने में, कांच उद्योग में, बोरेक्स निर्माण में, औद्योगिक क्षेत्र में और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगला जो यौगिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 आधा H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो निर्माण है वो जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका जो निर्माण है वो जिप्सम, देखिए निर्माण जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी बनाया जाता है, का निर्माण होता है, पीओपी का निर्माण होता है। तो देखिए जिसमें जिप्सम का सूत्र है CaSO4 और दो H2O और इसके दो अणु लेते हैं। तो इसके अंदर इसको गर्म करेंगे 393 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में ये CaSO4 आधा H2O और प्लस इसके अंदर से जो 1.5 यानी H2O बाहर निकलता है। तो देखो ये पीओपी का निर्माण हो गया। तो दोबारा से देखिए इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है। तो 2 लगाने का मतलब इसमें 2 तो योग है, 4 जल के अणु हो गए, 4 जल के अणु हो गए। तो इसके अंदर 1 तो योग है और 3 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, 3H2, 3 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब देखिए CaSO4 कैल्शियम यानी ये जिप्सम है, जिप्सम को 393 केल्विन पर हम गर्म करते हैं और ये कैल्शियम सल्फेट का आधा हाइड्रेट प्राप्त होता है और 3H2 बाहर निकलता है। इसके बाद में मृत तापित प्लास्टर के बारे में बात करेंगे। मृत तापित प्लास्टर क्या होता है? मृत तापित प्लास्टर में जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कर दिया जाता है, देखिए मृत तापित प्लास्टर यानी CaSO4 आधा H2O, इसको जब गर्म कर दिया जाता है तो इसके अंदर जो आधा जल का अणु था वो भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये CaSO4 प्लस आधा H2O बाहर निकलता है। तो इसमें 2 ले लेते हैं, तो इसमें 1 जल का अणु हो गया। तो इसके अंदर 2 CaSO4 और H2O जो जल का अणु है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये मृत तापित प्लास्टर है, मृत तापित प्लास्टर। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो गुण हैं वो देखते हैं। ये चिकना, इसके जो गुण हैं
वो देखते हैं चिकना गुण यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण देखते हैं। चिकना पदार्थ है, ये चिकना पदार्थ है और ये 20-25 मिनट में सूख जाता है या ठोस हो जाता है और यानी कठोर हो जाता है। इसके बाद में इसकी जो उपयोग है वो देखते हैं। या 10 से 20 मिनट पश्चात 10 से 20 मिनट के पश्चात ये ठोस हो जाता है, ठोस हो जाता है। इसके बाद में इसके जो उपयोग है वो देखते हैं। उपयोग यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग है वो टूटी हुई हड्डियों के स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। यानी टूटी हुई हड्डियों की स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। इसके बाद में इसका जो उपयोग है वो भवन निर्माण में, इसके बाद में मूर्ति उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आग बुझाने वाली जो, या हम कह सकते हैं अग्नि, आग को सहन करने वाली अग्नि सह ईंटें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ तो देखिए, हमने दैनिक जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण यौगिक थे उनका निर्माण गुण और उपयोगों के बारे में हमने चर्चा कर ली है और इन यौगिकों के अणुसूत्र और इनके निर्माण की जो विधियां हैं, निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उनको आप एक प्रकार से देखेंगे और समझेंगे। इनके जो समीकरण हैं उनको समझेंगे। ये समझने के बाद में आपको इनके जो कम से कम चार उपयोग तो इनके याद होने ही चाहिए। चार उपयोग आपको याद करने हैं, जिनके अंदर 2 उपयोग तो जनरल या सामान्यतः हम उपयोग में लेते हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में तो सभी जो जितने भी यौगिक मैंने पढ़ाए हैं उन यौगिकों के अंदर हम 1-2 उपयोग को हम वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक तो औद्योगिक क्षेत्र में और एक प्रयोगशाला में। तो इन दोनों को 2 उपयोग तो आप सभी जो यौगिक पढ़ाए हैं उनके अंदर ये उपयोग दोनों लिख सकते हैं और बाकी और थोड़े 2-2, 3-3 आप खुद याद करेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक होते क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके बारे में इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में कपड़े पर लगी जो गंदगी है वो किस प्रकार से साफ की जाती है या सफाई की प्रक्रिया किस प्रकार से, या मिसेल का निर्माण कैसे होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे इसके अंदर देखिए, साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट
यानी अपमार्जक या डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स को लैटिन भाषा में टू बी क्लीन या स्वच्छ करने वाला होता है। यानी साबुन और अपमार्जक का जो कार्य है वो कपड़ों की सफाई के लिए किया जाता है। तो साबुन, पहले हम बात करेंगे सोप, यानी साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो साबुन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले प्राचीन काल के अंदर इसका प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये देखिए उच्च वसीय अम्ल जैसे उच्च वसीय अम्ल जिनके अंदर कार्बन की संख्या है वो 12 से लेकर 18 तक होती है, या उच्च कार्बन वाले उच्च वसीय जो अम्ल होते हैं जैसे स्टेरिक, पामेटिक या पामेटिक ओलिक, अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कहने का तात्पर्य उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक, ये इनके अंदर कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 या उच्च होती है, तो उच्च वसीय अम्ल है। और उन जो कि कार्बोक्सिलिक समूह होता है इनके अंदर अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि साबुन क्या है, तो उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पामेटिक एंड ओलिक अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इसका जो निर्माण है, इसकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको साबुनीकरण कहा जाता है। यानी उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्लों की कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, यानी इनकी जो क्रिया है, जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं इनकी जो क्रिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब करवाते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं साबुन का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। साबुन का निर्माण करने के लिए उच्च वसीय अम्ल ले लेंगे जिनके अंदर से या तो स्टेरिक अम्ल ले लेते हैं या ओलिक या पामेटिक अम्ल ले लेते हैं, और उनकी क्रिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं, और करवाने के बाद में साबुन का निर्माण होता है। तो देखिए इसके अंदर उच्च वसीय अम्लों के लेकर के करेंगे तो उसके अंदर साबुन का निर्माण या साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको साबुनीकरण कहते हैं। तो जैसे CH2COOHR, इसके बाद में CH2COOR, ये उच्च वसीय अम्ल है। उच्च वसीय अम्ल, इन उच्च वसीय अम्लों की क्रिया है वो या तो एनिओज के साथ क्रिया करवा देते हैं या कीओज के साथ क्रिया करवा देते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं NaOH, यहाँ पर NaOH के 3 अणु ले लेते हैं। इसके बाद में समीकरण, तो इस प्रकार से ये देखिए और ये
3RCOONA, यानी ये साबुन बनता है। और साबुन के साथ में एक सह उत्पाद ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, जिसका सूत्र है CH2OH, CHOH और CH2OH प्राप्त। ये सह उत्पाद है और ये है साबुन। साबुन का निर्माण होता है। तो साबुन देखिए, अगर मान लो यहाँ पर NaOH के स्थान पर हम KOH भी ले सकते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी करके हम साबुन का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये साबुन तैयार हो गई है, जिसके अंदर 3RCOONA, इसके अंदर हमने 3 अणु लिए थे, तो 3 अणु ये साबुन 3RCOONA और ये CH2OH, CH और OH, CH2OH, ये सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इस क्रिया में साबुन NaCl को मिलाने से अलग हो जाता है। इस क्रिया के अंदर NaCl मिलाते हैं, NaCl मिलाने पर साबुन है वो तैयार हो जाता है या साबुन बनता है। NaCl मिलाने पर साबुन तैयार हो जाता है। इसके अंदर इस क्रिया के अंदर इस क्रिया में NaCl मिलाने पर साबुन बनता है या साबुन अलग हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, और इसमें हमें इस क्रिया में NaCl मिलाने पर साबुन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर मान लो हम NaOH के स्थान पर KOH लेते हैं, तो KOH से बनी हुई जो साबुन होती है वो मृदु होती है, मुलायम होती है, जिसमें नहाने, शेविंग करने, शैम्पू बनाने आदि के अंदर काम में लिया जाता है। जबकि NaOH से बनी हुई जो साबुन है वो कपड़े धोने के काम में ली जाती है। और अगर मान लो हम पारदर्शी साबुन बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ग्लिसरीन मिला देते हैं। तो ग्लिसरीन मिलाने से पारदर्शी साबुन का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर साबुन के बारे में और अपमार्जन के बारे में और उनके अंतरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और तो अपना जो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।